और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और दूर दराज से सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। इस कन्वेंशन का मौजू बहुत ही अहम और हसास है, यानी किस तरह मुल्क से नफ़रत का माहौल ख़त्म करके आईन इंसाफ का राज कायम किया जाए। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क एक दोराहे पर खड़ा है और इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज न सिर्फ बाशिंदगाने मुल्क के दरमियान नफ़रत की खलीज बढ़ाई जा रही है, बल्कि मुल्क का आईन दस्तूर भी ख़तरे में है। मुझे उम्मीद है कि आप इस हसास मौजू पर नहायत संजीदगी से गौर करेंगे और इसके हल के लिए अपनी कीमती राय पेश करेंगे। अब मैं मोहतरम सदर कन्वेंशन से दरख्वास्त करूँगा कि वह अपने इफ्तिताही कलिमात से कन्वेंशन का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, मैं तमाल खुलूस के साथ आप साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस कन्वेंशन का सदर बनाकर मेरी इज़्ज़त अफजाई की, हालांकि मैं इस मनसब का अहल नहीं था। ये कन्वेंशन एक निहायत अहम मसला पर गौर करने और उसके हल की तदबीर सोचने के लिए बुलाया गया है, और वो ये है कि मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ती मुनाफरत पर कैसे काबू पाया जाए, नीज़ किस तरह आईन और जमहूरियत को बचाया जाए। मैं देख रहा हूँ कि इस कन्वेंशन में मुल्क की कई अहम और बड़ी सियासी पार्टियों के नेता शरीक हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ कन्वेंशन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। साथ ही तमाम नेताओं से मेरी अपील है कि पार्टी पॉलिटिक्स से अलहदा होकर संजीदगी के साथ मसला को हल करने के लिए अपनी राय पेश करें, ताकि उसकी रोशनी में सही हल तक पहुंच सके। मेरी दुआ है कि यह कन्वेंशन अपने मकसद में कामयाब हो। सदर मोहतरम के इफ्तिताही कलिमात के बाद मैं MIM के नेता श्री शमशाद से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने ख़यालात का इजहार करें। जनाब सदर और मोहतरम भाइयों, मुझे खुशी है कि मुल्क को दरपेश एक बहुत अहम मसला पर गौर करने के लिए मुनाकिद मजलिस में मुझे शरीक होने और अपने ख़यालात के इजहार करने का मौका मिला। हमारी एक बहुत बड़ी ख़राबी ये है कि हम स्टेज पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं मगर उन पर अमल नहीं करते। लिहाजा सबसे पहले हमें यह फैसला कर लेना चाहिए कि जो बातें हम यहाँ तय करेंगे उन पर मुस्तैद होकर पूरी ईमानदारी से कारबंद हो जाएंगे। भाइयों, आज मुल्क इंतहाई ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। मुल्क के लोगों के दिमागों में नफरत का जहर भर दिया गया है, अक़लियतों का जीना दो भर हो गया है, मस्जिदों को मंदिरों में बदला जा रहा है, फसादात में एक तरफा कार्रवाई की जाती है और मजलूमों के घरों पर ही बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म से लेकर उनके दिगर वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट और रियासतों के वज़ीर आला मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ बयानात देकर माहौल को परागंदा कर रही हैं। मॉब लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और लिंचिंग करने वालों का फूल माला से इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरक्षा के नाम पर बेकसूरों को मारा जा रहा है, लोगों की शक्लें देखकर और नाम पूछकर गोली मारी जा रही है। मोदी सरकार CAA, NRC और यकसा सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को हरासा कर रही है और उनके पर्सनल लॉ पर हमला किया जा रहा है। साथ ही दलितों और कमजोर तबकात पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को मुल्क मुखालिफ करार देकर न्यू APA के तहत उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि मुल्क का दस्तूर बदलने की तैयारी कर ली गई है और मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार देने की बात की जा रही है। आज मिस्टर मोदी पार्लियामेंट में अपनी ताकत के बल पर RSS के एजेंडा को नाफिज करने में लगे हुए हैं। उनको अवामी फलाह से कोई मतलब नहीं है। सरकार हर सतह पर नाकाम है और महज पोलराइजेशन की सियासत करके इक़्तिदार पर काबिज है। मगर मुझे कहने दीजिए कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है। मुल्क को इस हालत तक पहुँचाने में नाम निहाद सेकुलर जमातों का भी हाथ है। सभी पार्टियों को मुसलमानों के वोट की जरूरत तो है, लेकिन वो मुसलमानों को उनका हक देना नहीं चाहती है। गर्म हिंदुत्व और नरम हिंदुत्व का खेल इसीलिए खेला जा रहा है। कोई भी पार्टी मुसलमानों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। सब चाहते हैं कि मुसलमान उनकी पार्टी का झोला ढोए, उन्हें अपने वोट से कामयाब बनाए, मगर जब हक देने की बात होती है तो उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये लोग मुसलमानों को गुलामी की जिंदगी से बाहर आने देने चाहिए। उनके अंदर बीजेपी
बीजेपी को हराने की सलाहियत नहीं है, इसीलिए ये हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं। उन्हें यह बात कभी पसंद नहीं है कि मुसलमानों की अपनी क़यादत वजूद में आए, ये बीजेपी को गवारा कर लेंगे, लेकिन इमाम को कबूल नहीं करेंगे। बिहार में जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है। हमारे चुने हुए मेंबरान असेंबली को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाने का काम बीजेपी ने नहीं, नाम नेहाद सेकुलर पार्टी ने किया। इसलिए मुझे ये कहने से कोई नहीं रोक सकता कि इस मुल्क के लिए बीजेपी और नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां दोनों ही नुकसानदेह हैं। एक का मकसद मुल्क को हिंदू राष्ट्र में बदलना है, तो दूसरे का मकसद मुसलमानों का वोट हासिल करके इक़्तिदार हासिल करना। इसलिए तमाम मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि दूसरी पार्टियों का दुमछल्ला बनने के बजाय अपनी क़यादत को मजबूत करें, मुल्क के कमजोर तबक़ात को अपने साथ जोड़ें और सब मिलकर फासिद ताकतों का मुकाबला करें। साथ ही तमाम इंसाफ पसंद दायरे में से हमारी गुजारिश है कि नफरत का माहौल खत्म करें और आइन का राज कायम करने की मुहिम में हमारा साथ दें। जय हिंद। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री फहद से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बातें पेश करें। माननीय अध्यक्ष एवं उपस्थित नेतागण, मुझे खुशी है कि श्री अरशद ने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए इस सभा का आयोजन किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस समय देश की जो स्थिति है वो विगत 75 वर्षों में कभी नहीं रही। धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, युवाओं, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। किसान और छोटे कारोबारी कर्ज तले डूबे हुए हैं, जबकि अडानी अंबानी जैसे घन्ना सेठों का कर्जा माफ करके उन्हें देश की संपत्ति लूटने की खुली छूट मिली हुई है। केंद्र सरकार और उसके मंत्री धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। विभिन्न समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। गांधी के देश में गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है। संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सरकारी प्रतिष्ठानों को औने पौने अपने मित्रों के हाथों बेच रहे हैं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, जबकि भ्रष्टाचारियों को खुली छूट मिली हुई है। सरकार ने चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई और सभी स्वायत्त संस्थाओं को पंगु बना दिया है और इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। मीडिया को पूरी तरह गुलाम बना लिया गया है। सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को देशद्रोही बताकर और उन पर फर्जी मुकदमे करके जेलों में बंद किया जा रहा है। सच्ची बात यह है कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है और मोदी सरकार संघ का एजेंडा देश पर थोपने के लिए सभी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इस समय देश और संविधान की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। वाम दलों ने हमेशा सरकार की सांप्रदायिक और दमनकारी नीतियों का विरोध किया है और आगे भी करती रहेगी। अब देश की जनता भी भाजपा की नफरत की राजनीति को समझ गई है। यही कारण है कि भाजपा शासित उन प्रदेशों में जहां चुनाव होने वाले हैं, ध्रुवीकरण का प्रयास तेज हो गया है। सत्ता हाथ से निकलता देखकर वह उन राज्यों में अपने मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतार रही है। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि अब नफरत की राजनीति की समाप्ति का समय आ गया है और आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेगा। देश और संविधान बचाने के लिए यह अत्यंत जरूरी है। इसलिए देश की जनता से अनुरोध है कि वो सरकार के झांसे में ना आए और सब मिलकर इस सांप्रदायिक और दमनकारी सरकार से देश को मुक्ति दिलाएं। जय हिंद। अब श्री अमर अहमद से अनुरोध है कि वो अपने विचार पेश करें। श्री अमर जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि हैं। माननीय अध्यक्ष एवं उपस्थित नेतागण, आज की यह गोष्ठी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए आयोजित की गई है और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे भी इसमें अपने विचार रखने का अवसर दिया गया। सच्ची बात यह है
कि आज हमारे देश की स्थिति अत्यंत खराब और चिंताजनक हो गई है। सुनियोजित ढंग से विभिन्न समुदायों के बीच उन्माद की स्थिति पैदा की जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। भाजपा और आरएसएस के लोग देश में शांति भंग करने और नफरत का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं। विगत 6 महीनों से मणिपुर नफरत की आग में जल रहा है। भाजपा शासित प्रदेशों में लोगों का जीना दोबर हो गया है। भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायक अपना नफरती बयानों से देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। देश के संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का विरोध करने वालों को राष्ट्र विरोधी घोषित करके जेलों में डाला जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत खराब है और हम सबको मिलकर इसे सुधारना होगा। भाइयों, बिहार में हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक अपना काम कर रही है और बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे नेता काम में विश्वास रखते हैं और यहाँ किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और सभी धर्मों जातियों के विकास के लिए समान रूप से काम किया जाता है। यही बात भाजपा को विचलित करती है। भाजपा छोटे दलों का अस्तित्व खत्म करके पूरे देश पर अपना नफरती एजेंडा लागू करना चाहती है। उसका एकमात्र यही उद्देश्य है, उसे देश के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी सरकार ने प्रदेश में जाति आधार पर जनगणना कराकर यह साबित कर दिया है कि सरकार आबादी के हिसाब से सभी की हिस्सेदारी तय करना चाहती है, जबकि भाजपा शुरू से ही इसका विरोध करती और रोरे अटकाती रही है। यह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की हितैषी न कभी थी न रहेगी। इसी कारण जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद इनकी बेचैनी बढ़ गई है और इसके नेता अपने सांप्रदायिक बयानों से प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, लेकिन माननीय श्री नीतीश कुमार के रहते हुए यह संभव नहीं है। सज्जनों, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किस प्रकार देश से नफरत का वातावरण समाप्त करके देश को बर्बाद होने से बचाया जाए। भाजपा जब तक सत्ता में रहेगी देश को बचाना संभव नहीं होगा। इसलिए हमारे नेता श्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का सफल प्रयास किया और ऐसे सभी दल जिनको राष्ट्र और संविधान को बचाने की चिंता है, एकजुट होकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं और भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई द्वारा इसे तोड़ने का भरपूर प्रयास किया और कर रही है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होगी। परंतु वह चुप बैठने वाली भी नहीं, यह ध्रुवीकरण की राजनीति को और तेज कर देगी, जहां यह स्वयं कुछ नहीं कर सकेगी। वह एमआईएम जैसे दलों को आगे बढ़ाकर माहौल खराब करने का प्रयास करेगी। इसलिए देश की सभी जनता, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय से हमारा अनुरोध है कि वे सजग रहे और इंडिया गठबंधन का साथ दे, तभी जाकर देश को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। जय हिंद। अब मैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री खुबैब रहीम को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार पेश करें। माननीय अध्यक्ष एवं यहाँ उपस्थित मित्रों, आज की यह सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए आयोजित की गई है और वह यह है कि देश में व्याप्त नफरत को कैसे समाप्त किया जाए। सज्जनों, हमारा देश विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है, परंतु हमारा संविधान सभी धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं को संरक्षण प्रदान करता है और इन आधारों पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। यहाँ सदियों से सभी लोग मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। अनेकता में एकता ही इसकी पहचान है, लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे देश की एकता पसंद नहीं है और वह नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश नफरत की आग में जल रहा है। सरकार हर क्षेत्र में विफल है। इसका काम केवल विभिन्न समुदायों के बीच नफरत का वातावरण पैदा करके सत्ता में बने रहना है। आज सारा देश महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विकास के नाम पर जुमलेबाजी हो रही है। दूसरी ओर देश के अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक और जाति उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मणिपुर महीनों से जल रहा है। भाजपा शासित राज्यों में स्थिति सबसे अधिक खराब है। गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मित्रों,
आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है। हमने सांप्रदायिक शक्तियों से कभी समझौता नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू यादव ने हमेशा इन शक्तियों से लोहा लिया है और यही कारण है कि उनको फर्जी मामले में फंसाकर बार बार जेल भेजा जा रहा है। इसी तरह श्रीमती राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को भी ईडी और सीबीआई के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हम यह बता देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी न पहले झुकी है और न अब झुकेगी। भाइयों, मोदी सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को सीबीआई और ईडी के द्वारा प्रताड़ित करने का काम कर रही है। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद मोदी सरकार बेचैन हो गई है और राज्य को उसका वाजिब हक भी नहीं दे रही, जबकि बिहार से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्रीगण धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। आज बिहार में श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चल रही है। जब से यह सरकार बनी है, हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं और जनता भाजपा के षड्यंत्र को समझ गई है और अब यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों की दाल गलने वाली नहीं है। मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले अब मंदिर में बैठकर घंटा डुलाने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे नेता श्री लालू यादव और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने देश भर में विपक्षी दलों को एक करने का काम किया है और अगले चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हमारे नेता श्री लालू यादव किसी से डरने वाले नहीं हैं और वह केंद्र से भाजपा का सफाया करके ही दम लेंगे, तभी देश में शांति की स्थापना होगी और देश विकास करेगा। जय हिंद। अब देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस आई के नेता श्री नासिर अनवर से अनुरोध है कि वो अपने विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष एवं इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी नेतागण, मैं श्रीमान अरशद का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे समय में जब देश कई बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया और मुझे इसमें अपने विचार रखने का अवसर दिया। सज्जनों, इस समय हमारा देश बर्बादी के कगार पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सामने बड़े संकट खड़े कर दिए हैं। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न समुदायों के बीच नफरत पैदा करके उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। घपलों और घोटालों का बाजार गर्म है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीना दोभर कर दिया गया है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री अडानी के आगे नतमस्तक बने हुए हैं। अडानी जैसे व्यापारियों को लूट खसोट की पूरी छूट मिली हुई है, जबकि देश के युवा, किसान और छोटे व्यापारी त्रस्त हैं। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को औने पौने बेचा जा रहा है। देश की सुरक्षा खतरे में है। एक और प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं और दूसरी ओर चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। कुल मिलाकर देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर अपने खिलाफ बोलने वाले को प्रताड़ित कर रही है और उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। सरकार की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को देशद्रोही साबित किया जा रहा है। मणिपुर चल रहा है पर प्रधानमंत्री मौन है। सरकार के मंत्री विकास के बजाय ध्रुवीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। सज्जनों, हमारी पार्टी के इतिहास से सभी अवगत है। मोदी सरकार हमारे किए गए कामों को अपना बताकर जनता को भ्रमित कर रही है। भाइयों, इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा नफरत समाप्त करना है। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा मोहब्बत को बढ़ावा दिया और नफरत खत्म करने का प्रयास किया। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। उन्होंने इस यात्रा में लोगों के दिलों को जोड़ने का सफल प्रयास करके सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, जो नफरत के सहारे चल रही है। लेकिन अब देश की जनता को अधिक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए देश से नफरत का वातावरण समाप्त करने और देश को बचाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नामी गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के बनने के बाद इनको इंडिया के नाम से ही डर लगने लगा है और अब ये देश से इस नाम को ही समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है।
लेकिन कुछ भी हो जाए अभी सरकार को जाना ही होगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य देश को नफरत के सौदागरों से पाक करना है और इसके लिए हम हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अंत में एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री आसिफुर रहमान से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे सामने अपनी बातें रखें। माननीय अध्यक्ष जी एवं सज्जनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये विचार गोष्ठी एक ऐसे प्रतिनिधि द्वारा आयोजित की गई है जिसका किसी दल से संबंध नहीं है। साथ ही मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मुझे इसमें उपस्थित होने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ। सज्जनों, यह बड़े गर्व की बात है कि आज देश यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है। कांग्रेस की विचारधारा और उसकी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरा में थी। विगत 10 वर्षों में माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया, बल्कि देश को एक सूत्र में जोड़ने का भी सफल प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरी तरह स्पष्ट है। हमारी पार्टी किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखती। प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास ही हमारी मूल नीति है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विश्व में देश की शान बढ़ी है और हमारा देश अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री की बात विश्व के नेताओं द्वारा सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में G20 का सफल संचालन इसी का परिणाम है। हमारी सरकार ने एक और देश में धर्म और जाति पर आधारित मतभेदों को समाप्त किया है, तो दूसरी ओर देश की सुरक्षा का भी सफल प्रयास किया है। कांग्रेस की नीतियों के कारण देश में आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और देश पूरी तरह कमजोर हो गया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने आतंकवाद को उखाड़ फेंका और आज सारे भ्रष्टाचारी जेलों में बंद है। हमारी सरकार ने देश की जनता से जो वादा किया है उसको पूरा किया है। एक और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई तो दूसरी ओर दफा 370 समाप्त करके और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद का सफाया कर दिया। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार कश्मीर में शांति की स्थापना हुई है और वहां आतंकवाद की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। हमारी सरकार में हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और अन्य सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित विकास हुआ है। हमारा देश आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार चंद्रयान चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वह सब पूरे हो चुके हैं। जहां एक और रोजगार के अवसर बढ़ाए गए तो दूसरी ओर देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता को पहली बार गौरव का अनुभव हो रहा है, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्षी दलों को देश की प्रगति देखी नहीं जा रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों से सब बिलबिला उठे हैं और देश से लेकर विदेश तक सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इन दलों का अब एक मात्र उद्देश्य हमारी सरकार को बदनाम करके सत्ता हथियाना है। उसके लिए परस्पर विरोधी दलों ने एक नया गठबंधन बनाकर उसको इंडिया का नाम दिया है। चूंकि पिछले यूपीए गठबंधन के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के कारण यह उस नाम के साथ जनता के बीच जाने का साहस कर ही नहीं सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह इंडिया नहीं घमंडिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी गठबंधन हमारी सरकार को हिला नहीं सकता है और अगले चुनाव में हम इससे भी अधिक संख्या में वापसी करेंगे। मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं कि देश की जनता आपकी नीयत और नीति को समझ गई है और वह अब आपके झांसे में नहीं आने वाली है।
साथ ही देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आतंकवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से कभी समझौता नहीं करेगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर विकास करेगा और पूरी दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। जय हिंद। मोहतरम सदर और हाजरीन, आपने अभी कई बड़े नेताओं की बातें सुनी। मुझे इससे बड़ा ही दुख हुआ कि हम यहाँ मुल्क को दरपेश एक अहम मसला यानी मुल्क में जारी नफरत की सियासत और उसका हल ढूंढने के लिए जमा हुए हैं, मगर तमाम नुमाइंदे अपनी अपनी पार्टियों की ही बातें कर रहे हैं। हालांकि कन्वेंशन के सदर ने पहले ही कह दिया था कि पार्टी पॉलिटिक्स से अलहदा होकर इस मसला के ऊपर गौर किया जाए। मैं आप हजरात की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और ये महसूस कर रहा था कि हम लोगों ने इसे बिल्कुल लोकसभा का इजलास बना रखा है। हर पार्टी हुकूमत या अपने अलावा दीगर पार्टियों को ही इल्ज़ाम देती है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुल्क में जो तबका हुकूमत पर काबिज है उसकी सोच और फिक्र ही आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ये मुल्क पर एक खास किस्म के नज़रिए को थोपना चाहती है जो कसरत में वहदत के नज़रिए से मेल नहीं खाता और दस्तूर आइन के भी मनाफी है। अपने इस मकसद में कामयाबी पाने के लिए तमाम जमहूरी इदारों को कमज़ोर कर दिया है, मीडिया को भी पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है और जो लोग आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करते हैं उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसे आइनी इदारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत अपोजिशन की जमातों को ख़त्म करने के लिए उनके लीडरान को या तो ईडी सीबीआई का खौफ दिलाकर अपनी जमात में शामिल कर रही है और जो लोग उसके आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं उन पर बदनवानी का इल्ज़ाम लगाकर जेलों में ठूस रही है। हकीकत यह है कि मुल्क का जमहूरी मिजाज आरएसएस के मिजाज से मेल नहीं खाता, इसलिए उसने जमहूरियत को ही अपना निशाना बनाया है। इसलिए मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान नफरत का जहर फैलाकर और उन्हें आपस में लड़ाकर ये मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती है। आज़ादी के बाद मुल्क में नफरत का ऐसा माहौल कभी कायम नहीं हुआ था जैसा गुज़श्ता 10 सालों में हुआ है। हजरात, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, यहाँ मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ किसी एक धर्म की हुकूमत कायम होना और एक ही ज़ुबान का पूरे मुल्क में यकसा रिवाज नामुमकिन है। मुल्क की आज़ादी में सबों ने बराबर हिस्सा लिया और यही वजह है कि मुल्क का दस्तूर तमाम शहरियों को यकसा हुकूक देता है। इन हालात में हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर पूरी ईमानदारी के साथ नफरत की फ़िज़ा को ख़त्म करने और आईना दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की बका के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दें। हमारा मकसद किसी को इक़्तिदार से बेदखल करके महज अपना इक़्तिदार कायम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मुल्क में आईन इंसाफ का राज हो और इसके लिए ज़रूरी है कि जमहूरी अक़दार पर हमारा एतक़ाद पुख्ता हो और हम वोट की पॉलिटिक्स की बजाय अवाम में जाकर अमन इत्तेहाद और समाजी हमआहंगी कायम करने की कोशिश करें। अवाम से भी मेरी अपील है कि वह अपने उन मुखलिस नुमाइंदों को ही मुल्क का निज़ाम चलाने का मौका दे जिनका मकसद बिला इम्तियाज़ अवाम की भलाई हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अब इस कन्वेंशन में जो तजावीज़ सामने आई है मैं वो पेश कर रहा हूँ। आज का ये कन्वेंशन मुल्क में जारी नफरत की सियासत पर शदीद तशवीश का इजहार करता है और इसे मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा समझता है। ये कन्वेंशन मुल्क की तमाम सियासी जमातों बतौर ख़ास मरकज़ में बरसर इक़्तिदार पार्टी से मुतालबा करता है कि वह अपनी पार्टियों को नफरत फैलाने वाले अनासिर से पाक करे। ये कन्वेंशन मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करता है कि वह मुल्क पर नफरती एजेंडा थोपने से बाज आए और नफरत फैलाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए। आप इसको वापस लीजिए, इसको वापस लीजिए। आप बैठिए बैठिए बैठिए। ये कन्वेंशन बाशिंदगान मुल्क से भी अपील करता है कि हम सब मिलकर आपस में मिलजुल कर रहें और नफरत की सियासत का हिस्सा न बने। आखिर में सदर मुहतरम से गुजारिश है कि वह अपने सदारती कलमात से नवाजें। मुहतरम हाज़रीन, आज के इस कन्वेंशन में शरीक होकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा एहसास है कि अगर मैं आज की इस सभा में शरीक ना होता तो मुझे बहुत ही अफसोस होता।
क्योंकि इसमें बहुत सी मुफीद बातें हमारे सामने आई हैं और इतने अहम मौजू पर हर नुमाइंदा ने जिस तरह खुलकर इजहार ख्याल किया है वो वाकई काबिल सताइश है। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मुझे भी तमाम बड़ी पार्टियों के नुमाइंदों से शिकायत है कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मसला पर गौर करने के बजाय सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को पेश किया। फिर भी मुझे खुशी है कि सबकी राय सामने आने के बाद सही हल तक पहुंचने में आसानी हुई। मुझे इस बात से पूरा इत्तिफाक है कि मुल्क इस वक्त जिन हालात से दो चार है वैसा आज़ादी के 75 साल में कभी नहीं हुआ। मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान नफ़रत की खाई गहरी होती जा रही है। हुकूमत के मुखालिफ लोगों को मुल्क का मुखालिफ साबित किया जा रहा है। मुल्क का आईन और दस्तूर ख़तरे में है। हुकूमत अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जमहूरी इदारों को मफलूज बनाकर रख दिया गया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाता है और अब तो हालत ये हो गई है कि हुक्मरान जमात के लोग पार्लियामेंट के अंदर ही अपने मुखालिफिन और अक़लियती नुमाइंदों के साथ गाली गलौज करते हैं और उन्हें देख लेने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि अपोजिशन के मेंबरान को छोटी मोटी बातों पर ऐवान से मुअत्तल करना आम बात है और अब तो उनकी मेंबरशिप भी ख़त्म कर दी जाती है। हमारे मुल्क के मेमारों ने जिन उसूलों पर मुल्क की बुनियाद डाली थी, आज उस बुनियाद को ही ढाने की कोशिश हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस कन्वेंशन की जानिब से मसला का जो हल पेश किया जा रहा है उस पर अरबाब हल अक़द गौर करेंगे। मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि मुल्क को बचाने और आईन और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि सियासी पार्टियों का आईन और जमहूरियत पर पुख्ता यकीन हो। वो इक़्तिदार के हुसूल के लिए जमहूरियत को पामाल न करें, अवाम की फलाह व बहबूद उनका मकसद हो और वो बग़ैर किसी भेदभाव के सबकी तरक्की की ख्वाहिश रखती हो। अपनी पार्टियों में करप्ट, बदउनवान और फ़िरक़ा परस्त अनासिर को जगह न दें। इखलास नीयत, इखलाक की बुलंदी और अमल की पाकीज़गी के बग़ैर हमारे मसाइल हरगिज़ हल नहीं हो सकते और ये चीज़ उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ हो, हर बात और हर काम में ईश्वर का ध्यान रहे और आखिरत की जवाबदही का एहसास हो। इसके लिए हमें मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने के बजाय मजहब की सच्ची तालीमात को फैलाना होगा और उसी के मुताबिक नई नस्ल की तालीम और तरबियत करनी होगी ताकि अच्छे और मुखलिस शहरी तैयार हो सके। इसी पर हमारी कामयाबी का इन्हिसार है। आखिर में इस कन्वेंशन के मुंतज़िमीन और शुराका का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और अपना कीमती वक्त देकर हमारी बातों को सुना। अल्लाह हम सबको अच्छे और मुफीद कामों की तौफीक दे और मुल्क की हिफाजत फरमाए। सुन रहे थे। अच्छा, इन नेताओं का बड़ा अजीब मामला होता है माजरत के साथ कि बात आप कुछ भी पूछिए इनसे, ये बोलेंगे वही जो इनको फेवर करता है, जो इनको सूट करता है। छोटा सा 1 मिनट में बता देते हैं। एक बार जब हम लोग स्टूडेंट थे तब की बात है, एक साहब आरिफ मोहम्मद खान हुआ करते हैं, रंग बदलते हैं, जानते हैं आप लोग, बहुत मने रिनाउंड आदमी है बहरहाल। तो एक बार वो किसी एंकर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था, तो वो जाहिर है कि अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे जिसका उसके क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब नहीं था उसका। तो चिल्ला के उस एंकर ने कहा कि आरिफ साहब ये क्या बोलने में समझ नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी समझ नहीं आ रही है। तो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यार समझ ऊपर वाला देगा, मैं तो जवाब ही दे सकता हूँ। बहरहाल तलबा का प्रोग्राम आपने देखा, सुना, मुझे यकीन है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। और ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, इसमें एक मैसेज है, इसमें एक पैगाम है। जिन हालात से मुल्क इस वक्त दो चार है, इसमें जो तजवीज़ें इन्होंने पेश की हैं उसका जो हल बताया है, ये हम सब के
ज़हनो दिमाग का हिस्सा होना चाहिए और हमको इसको सोचना चाहिए कि कैसे मुल्क से नफ़रत का माहौल ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो सियासी बाजीगर हैं ये अपना काम करेंगे। तो इसलिए आवाम को बहरहाल अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ नामों पर मुख्तलिफ़ उन्वानों से अलग अलग तरीक़े से आपस में बांट के कहते हैं नफ़रत की राजनीति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत तेज़ हो गई है, उस पर लगाम लगाना बहरहाल बहुत ज़रूरी है। अब एक और छोटी सी कार्रवाई है, मैं मेहमानों से भी गुजारिश करूंगा कि उसमें हिस्सा लें। हमारे यहाँ बच्चों का ये